नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ऐप में वैसे तो हर मंडे को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, लेकिन राजस्थान टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम पेपर को देखते हुए हमने आज भी एक टेस्ट और लिया था। वैसे तो मंडे को भी हुआ था और एक टेस्ट आज भी हुआ। एक्टिव रहें, मैंने कई बार नोटिफिकेशन सेंड किया, यूट्यूब पर भी आपको लिंक दिया था। आई होप आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे और अगर जुड़े हुए हैं तो आपने टेस्ट भी अटेंड किया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐप को डाउनलोड करके रखें, नोटिफिकेशन दोनों जगह देते हैं हम। दोस्तों, टेस्ट नंबर 42 हमने ऐप पर लिया है और इसमें हमने 29 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। आइए आज के क्वेश्चनों से हम शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया और आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। कमेंट करके बता देना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और ऑब्वियस बात है पसंद आएंगे, पसंद आ जाए तो लाइक वाला बटन तो दबाना ही है। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि लीसाजज पैटर्न जो होता है वो निम्न में से किसका मापन करता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CRO में जनरली इसका उपयोग करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में ये फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्प्लेसमेंट दोनों का मेजरमेंट हमें देता है। यानी लीसाजज पैटर्न से हम फ्रीक्वेंसी का भी मापन कर सकते हैं, फेज शिफ्ट का मापन भी इससे किया जा सकता है। बी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्ज डाइवर्टर, जिसको हिंदी में प्रोत्कर्ष अवशोषक कहा जाता है, वो निम्न में से किस चीज़ को घटा देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्ज डाइवर्टर करता क्या है, हमें सर्ज प्रभाव से बचाता है। सर्ज क्यों आता है, 3 तरीके से आता है। पहला लाइटनिंग, लाइटनिंग बोले तो हिंदी में तड़ित से। दूसरा स्विचिंग से आता है, जिसको हम स्विचिंग सर्ज बोलते हैं। स्विचिंग का मतलब है स्टार्ट और स्टॉप। और तीसरा है लोड वेरिएशन, यानी भार के मान में जब अचानक उतार चढ़ाव होते हैं तो लाइन में क्षणिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सर्ज को बोलते हैं क्षणिक इफेक्ट, एक तरह से इंस्टेंट, और मान में अचानक वृद्धि को सर्ज कहा जाता है। 3 कारणों से आता है, लाइटनिंग सर्ज हो सकता है, स्विचिंग सर्ज हो सकता है और लोड वेरिएशन के कारण हो सकता है। दोस्तों, इस सर्ज इफेक्ट से बचाव के लिए हम सर्ज डाइवर्टर उपयोग करते हैं, जैसे हॉर्न केप हो गया, तो ये लाइन और ग्राउंड के बीच कनेक्ट होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्ज डाइवर्टर या लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ कनेक्ट होता है, तो लाइन और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होता है। करता क्या है, सवाल ये पूछा है इसने, बड़ा सिंपल है। जो भी सर्ज होता है उसको ये डाइवर्ट कर देता है। लाइन में जो भी सर्ज इफेक्ट आया है उसको सर्ज नहीं रहने देगा। सर्ज नहीं रहने देगा इसका मतलब उसके परिमाण को कम करता है, लेकिन साथ में उसकी प्रवणता को आप ग्रेडियंट बोल सकते हो, जबकि इसे इंग्लिश में स्टीपनेस कहा गया है। तो ये वेव की स्टीपनेस और मैग्नीट्यूड दोनों को कम करता है। इंग्लिश शब्द क्या है इसका, कि ये वेव की स्टीपनेस और मैग्नीट्यूड दोनों को रिड्यूस कर देता है। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है कि किस प्रकार के दोष में अधिकतम लघुपथ धारा प्रवाहित होगी। मतलब मैक्सिमम करंट तब चलेगी जब तीनों फेज अर्थ के साथ ग्राउंड हो जाए। भाई सिंपल सी बात है, जब फेज ग्राउंड होंगे तभी तो करंट मैक्सिमम चलेगी, और वो भी जब तब तीनों हो जाए। ठीक है, 3 फेज अर्थ फॉल्ट। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे ना। आगे देखो सवाल, ये ठीक है सिंपल सा ही था, लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैंने सिंक्रोनस स्पीड का जो यूनिट दिया वो RPS में दे दिया। 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है। देखो, अगर सिंक्रोनस गति RPM में होना तब तो F/120/P होता है, लेकिन जब RPS में चक्कर प्रति सेकंड में होना तो F/2 पोल ही होता है। इतना ही किया करो, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पोल। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, इंटू 2 पोल 4 थे, तो इसकी जो RPS आएगी वो आएगी 25 RPS।
यानी मोटर प्रति सेकंड कितने चक्कर काट रही है, 25 चक्कर काट रही है प्रति सेकंड। हाँ, नो डाउट अगर आरपीएम में हो तो 1500 आरपीएम उत्तर होता। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। खैर अभी आपको सी ऑप्शन के साथ जाना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन की अगर हाइट में परिवर्तन करेंगे, टावर की हाइट में यदि परिवर्तन करेंगे तो निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि टावर की हाइट आप चेंज करेंगे तो लाइन की कैपेसिटी बदलती है, ये ध्यान रखना। धारिता का ग्राउंड के साथ सीधा कनेक्शन होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होता है उनका क्लियरेंस, जो ग्राउंड से क्लियरेंस बोला जाता है, ग्राउंड से क्लियरेंस का मतलब होता है फर्श से दूरी या हाइट बोल सकते हो आप, कि ग्राउंड से अगर क्लियरेंस प्रभावित करते हैं, परिवर्तित करते हैं तो कौन प्रभावित होता है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आए। सी उत्तर होगा, कैपेसिटी होगा। अब आइए इसी कैपेसिटी का एक और बताता हूँ मैं। अगर लाइन के तार के संदर्भ में देखें ना तो ये लाइन की लेंथ पर भी डिपेंडेंट होती है। जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम धारिता को नगण्य मानते हैं, तो लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही धारिता को लेते हैं, जिसकी वजह से फेरेंटी प्रभाव भी अपन टेक करते हैं। खैर अभी आपको सी उत्तर के साथ जानना था कि यदि टावर की हाइट में कुछ चेंजेस आएगा तो लाइन की कैपेसिटी में चेंजेस आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। देखो लाइन का तापमान अगर बढ़ता है ना तो जो ऊष्मा होती है ना वो लंबाई के समानुपाती होती है, I²RT। ठीक है, और इसी ऊष्मा से मानते हैं कि सीधा सीधा लंबाई के समानुपाती है। यानी अगर तापमान में वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, और अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो स्ट्रेस कम होगा, ये डेफिनेट है। निश्चित रूप से स्ट्रेस में कमी आएगी, प्रतिबल कम होगा। हमें सी उत्तर के साथ जाना है, लंबाई में वृद्धि होगी, प्रतिबल में कमी होगी। अगला सवाल है ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो त्वचा प्रभाव जो होता है ना, नो डाउट प्रतिरोध में वृद्धि होती है, और प्रतिरोध में वृद्धि के देखो दो ऑप्शन है, सी और ई। अब देखो जब प्रतिरोध में अगर इफेक्ट आएगा ना तो रिएक्टेंस पर भी इफेक्ट आएगा, ये कन्फर्म है। तो ई उत्तर तो नहीं हो सकता ना, सी बचा। प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि, प्रभावी प्रतिघात में कमी। ये त्वचा प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट तो है जो एसी और डीसी के चालकों का प्रभावी प्रतिरोध परिवर्तित कर देता है। एसी की अपेक्षा डीसी संचरण लाइन के चालकों का प्रतिरोध कम होता है तुलनात्मक रूप से। एसी में चालकों का प्रभावी प्रतिरोध अधिक होता है। रीजन बिहाइंड इट, कोई कारण आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है त्वचा प्रभाव, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट चालक के व्यास पर भी निर्भर करती है, चालक की आकृति पर भी निर्भर करती है, और भी कई सारे फैक्टर्स है, लाइक फ्रीक्वेंसी है, चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी। तो प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि और प्रभावी प्रतिघात में कमी के साथ आपको जाना था। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका आज का स्कोर कितना रहा था और आज आपको पेपर का लेवल कैसा लगा था। ऐप डाउनलोड तो करना ही है। चलिए अगला सवाल, परिपथ की परिणामी वोल्टेज क्या होगी। 4 सेल सर्किट में जुड़े हुए दिख रहे, मुझे लग रहा है श्रेणी क्रम में है, बिल्कुल सही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 2 सेल अपोजिट पोलरिटी से है। 5 और 8 नंबर सेल की पोलरिटी जो है ना वो 12 और 6 वोल्ट वाले के जस्ट अपोजिट है। तो देखो 12 + 6 हो जाएगा, -5 होगा, -8 होगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो परिणामी वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी सर्किट में प्रभावी प्रतिरोध यानी वोल्टेज, प्रभावी वोल्टेज की बात करें तो 5 वोल्ट आपका उत्तर रहेगा। यहाँ पर सी उत्तर के साथ जाना है। यानी श्रेणी क्रम में अगर एक सेल उल्टा जुड़ जाता है तो इसका सीधा असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, परिपथ की परिणामी वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन मिनिमम हो।
देखो वोल्टेज गेन सबसे कम उसी में होगी जिसकी धारा गेन सर्वाधिक हो। अब अगर मेरा सवाल यहाँ पर ये हो ना कि करंट गेन मैक्सिमम किस में है, तो भी बात एक ही है, उत्तर एक ही आना है। एंड यू नो करंट गेन जो कॉमन कलेक्टर की सर्वाधिक होती है, कॉमन कलेक्टर की जो करंट गेन होती है वो गामा होती है। कॉमन एमीटर की करंट गेन जो होती है वो बीटा, कॉमन बेस की जो करंट गेन होती है वो अल्फा होती है। ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन सबसे कम किसकी है, उत्तर आएगा कॉमन कलेक्टर। वोल्टेज गेन सर्वाधिक किसकी है अगर ये पूछे तो कॉमन बेस आएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम वोल्टेज गेन किसकी है, कॉमन बेस की है। करंट गेन सबसे कम किसकी है अगर ये पूछा जाए, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, कॉमन बेस की जो है वो सबसे कम होती है। अगला सवाल है अल्टरनेटर का स्टेटर निम्न में से किसके तत्सम है। तत्सम का मतलब है समान या समरूप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्टरनेटर की पूरी अगर संरचना ही पूछे ना तो फिर ये सिंक्रोनस मोटर के समान है, क्योंकि अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की केवल कार्य प्रणाली में डिफरेंस है और कोई अंतर नहीं है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा देती है, केवल इतना है, और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी सिंक्रोनस मोटर का अल्टरनेटर का अगर रोटर स्टेटर से तुलना करें तो ठीक वैसा ही होता है जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का होता है। वही सेम लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर, 3 फेज बाइंडिंग, 120 डिग्री का फेज अंतर, 3 फेज सप्लाई में अपन इसको आउटपुट या इनपुट बोल सकते हैं, स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, 6 सिरे निकलेंगे, U1 U2 V1 V2 W1 W2 सिरों का नाम है। आगे देखिए दोस्तों सवाल क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट का प्रभावी मान बोलें तो RMS मान 5 एम्पियर है। फुल वेव रेक्टिफायर में ये मान कितना होगा। दोस्तों पहले तो हाफ वेव में आपको मैं बता दूं, हाफ वेव में RMS मान के लिए फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम बटे 2। 5 एम्पियर RMS आया है, इसका मतलब I मैक्सिमम कितना था, 10 एम्पियर था, तो 10 बटे 2 यानी 5 हो गया ना। अब दोस्तों सेम यही चीज़ आती है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए धारा का RMS मान अगर I आपको ज्ञात करना है तो I मैक्सिमम बटे √2 होता है। क्या होता है, मैक्सिमम बटे √2। अब देखो मैक्सिमम करंट कितना था, 10 एम्पियर, 10 में आपको भाग देना है √2 का, तो ये देखो आपके सामने रहा D उत्तर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे ज़रूर सीखा होगा। अगला सवाल है कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के मामले में लोड प्रतिरोध यानी RL जो है इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। वेरी सिंपल, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कब होता है, जब सोर्स प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर हो। देखिए सोर्स का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है 2 ओम, मतलब साफ और सीधा निकल रहा है दोस्तों कि इस लोड का प्रतिरोध भी इस समय कितना है, 2 ओम है। और जब 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं तो साफ साफ बात है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 50-50 होगा, जस्ट आधा आधा, मतलब 2.5 वोल्ट सोर्स प्रतिरोध के कारण अंदर ड्रॉप हो गया, 2.5 वोल्ट लोड को मिल गया। उत्तर कितना आएगा, 2.5 वोल्ट इसका आंसर रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं इसका उत्तर करवा दूँ आपको, सी उत्तर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है उस समय सोर्स की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो केवल मात्र 50% दक्षता होती है। क्यों, बड़ा सिंपल है, वोल्टेज ही तो आधा दिया है उसने, आधी वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप होगी, बाहर कितने वोल्ट दिए उसने, आधे वोल्ट दिए, इक्विपमेंट की एफिशिएंसी बिल्कुल 50% डाउन हो जाएगी। अगर यहाँ आपसे ये पूछा जाए कि भार को स्थानांतरित शक्ति का मान बताइए कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर लोड की पावर के लिए आपको क्या करना है, V² × 4 RTH करना है, यानी लोड प्रतिरोध × 4 वोल्टेज का स्क्वायर करना है।
तो आप उत्तर कर सकते थे। खैर कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती कब है। और अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया तो देखो इस 13 नंबर क्वेश्चन का भी आप आंसर बड़े आराम से कर पाएंगे। क्या पूछ रहे हैं कि एसी परिपथ में जब सोर्स का इम्पीडेंस R + jX है तो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के मामले में लोड की प्रतिबाधा कैसी होनी चाहिए। वेरी सिंपल, दोनों बराबर होनी चाहिए लेकिन पोलरिटी अपोजिट हो। माय डियर, यहाँ पर +jX का मतलब है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो कहते हैं कि जब सोर्स की इम्पीडेंस इंडक्टिव हो तो लोड की इम्पीडेंस कैपेसिटिव होनी चाहिए। अगर लोड की कैपेसिटिव है तो सोर्स इंडक्टिव हो, अगर लोड कैपेसिटिव है तो सोर्स इंडक्टिव हो, वाइस वर्सा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का उल्टा। ये इंडक्टिव है तो कैपेसिटिव को हम कैसे दर्शाते हैं, फिर माइनस से दर्शाते हैं। बी उत्तर आएगा। R - jX जो है आपको इसका उत्तर करना था।